पिछले सप्ताह के वीडियो में हमने एक ऑन एक एरिना मुकाबलों के उन्नति नियमों पर चर्चा की थी। केवल वही प्रतियोगी जो लगातार 4 राउंड जीतते हैं सीधे कियान वू यूनिवर्स कंट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य होते हैं। इसका मतलब है कि जब लो फेंग चौथे मुकाबले में रोंग जून से हार गया तो उसे 9,374 अन्य प्रतियोगियों के साथ हारने वालों की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिन्हें भी एक ऑन एक एरिना में हार का सामना करना पड़ा था। रोंग जून से हारने के बाद लो फेंग ने महसूस किया कि एक आत्मिक शक्ति उपयोगकर्ता के रूप में उसकी लचीलापन की कमी एक बड़ी कमजोरी थी। बाबाटा की सलाह पर उसने अपने उड़ने वाले आत्मिक हथियार को उन्नत किया और बाबाटा के कड़े मार्गदर्शन में उड़ान तकनीकों का कठोर प्रशिक्षण लिया। गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट के रूप में लो फेंग के पास कई मार्शल आर्ट्स और मूवमेंट तकनीकें हैं, जिनमें से एब्सोल्यूट स्पेस उसकी लचीलापन को बढ़ा सकता है। हालांकि यह तकनीक मुख्य रूप से गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट के लिए उपयुक्त है क्योंकि लो फेंग के पास पंख और पूंछ नहीं है। सौभाग्य से लो फेंग के पास बाबाटा की सहायता है। बाबाटा, जो कभी मार्क्विस इमोर्टल हुयान बो का एआई था, कई उन्नत उड़ान तकनीकों को जानता है। लो फेंग की प्रशिक्षण दक्षता को अधिकतम करने के लिए बाबाटा ने उसे हुयान बो की दुर्लभ तकनीकों का पालन करने के बजाय मायरिएड लाइन फ्लो का अभ्यास करने की सिफारिश की। बाबाटा का मानना था कि मायरिएड लाइन फ्लो लो फेंग के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसका प्रभाव एब्सोल्यूट स्पेस के समान है। वास्तव में किसी तकनीक का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक उसकी उपयुक्तता है, न कि उसकी दुर्लभता। क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु लेने से प्रशिक्षण की गति में इतना सुधार कैसे होता है? आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि लो जिक्र करता है कि यदि हांग उसका शिष्य बनता है तो लो न केवल उसे अपने जीवन भर में संचित तकनीकें सिखा सकेगा, बल्कि उसे ओरिजिनल लॉ ऑफ लाइट और ओरिजिनल लॉ ऑफ टाइम को समझने में भी मार्गदर्शन कर सकेगा। क्या इसका मतलब है कि केवल एक गुरु होने से एक योद्धा आसानी से ओरिजिनल लॉन्च की दहलीज तक पहुंच सकता है? तो फिर ऐसा क्यों है कि प्रतिभाशाली प्रतियोगिता में कई अच्छे प्रशिक्षित योद्धा भी इस दहलीज तक पहुंचने में विफल रहते हैं? सच्चाई यह है कि आप चाहे जो भी हो, ओरिजिनल लॉन्च को समझने के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक होता है। गुरु का मुख्य लाभ उन तकनीकों में है जो वे सिखाते हैं। तकनीकें उन योद्धाओं द्वारा बनाई गई होती हैं जिन्होंने ओरिजिनल लॉन्च को गहराई से समझा है और जो अपनी आक्रमण शक्ति और चपलता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे वे इन कानूनों की शक्ति का बेहतर उपयोग कर सकें। इसका मतलब है कि एक तकनीक का अभ्यास करते समय योद्धा अपने पूर्वजों के कदमों का अनुसरण कर सकते हैं, तकनीक की बारीकियों का अनुभव कर सकते हैं। समय के साथ उच्च समझ वाले योद्धा न केवल मार्शल आर्ट्स में उन्नति कर सकते हैं, बल्कि ओरिजिनल लॉन्च को भी छू सकते हैं, यहाँ तक कि दहलीज पार कर सकते हैं। यह भी वह कारण है कि लो फेंग और रोंग जून के बीच हुए मुकाबले को देखने के बाद हांग ने तुरंत लो का शिष्य बनने का निर्णय लिया। हालांकि वह जानता था कि शिष्य बनने का मतलब है लगभग 20,000 वर्षों तक सितारों में लो के साथ घूमना, संभवतः कभी पृथ्वी पर न लौटना, और यहाँ तक कि यदि लो अचानक से एकांत में चला जाता है तो अकेले प्रशिक्षण का जोखिम भी उठाना पड़ेगा। हांग नहीं हिचकिचाया। उसने समझा कि अगर वह रुका रहा तो न केवल उसकी प्रशिक्षण गति धीमी हो जाएगी, बल्कि वह लो फेंग से काफी पीछे रह जाएगा और उसकी मार्शल आर्ट्स प्रगति एक स्थिर बिंदु पर पहुंच सकती है। मायरिएड लाइन फ्लो में प्रशिक्षण भी ओरिजिनल लॉन्च की दहलीज को छूने के समान प्रभाव डाल सकता है। यद्यपि गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट की उच्च रक्तरेखा है, फिर भी यह स्पेस लॉ को समझने के लिए सबसे अच्छा मिल नहीं है, जिसका मतलब है कि यह स्वाभाविक रूप से लो फेंग को स्पेस लॉ का अनुभव नहीं करा सकती। हालांकि हुयान बो द्वारा संग्रहित मायरिएड लाइन फ्लो और गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट की विरासती तकनीक एब्सोल्यूट स्पेस दोनों ही विशेष रूप से स्पेस लॉ के लिए डिजाइन की गई हैं। जैसे जैसे गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट एब्सोल्यूट स्पेस में प्रशिक्षण जारी रखता है और लो फेंग का मानव रूप मायरिएड लाइन फ्लो को मास्टर करने पर ध्यान केंद्रित करता है, दोनों तकनीकें एक दूसरे के पूरक होती हैं और आपसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। यद्यपि मायरिएड लाइन फ्लो ने स्पेस लॉ की समझ को काफी हद तक आगे नहीं बढ़ाया या यहाँ तक कि दहलीज तक नहीं पहुंचाया, इसने लो फेंग की चपलता और गति को काफी हद तक सुधार दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऑन एक एरिना मुकाबलों में उसके प्रदर्शन की तुलना में लगभग 2 गुना सुधार हुआ। बाबाटा के कठोर प्रशिक्षण के बिना लो फेंग को हारने वालों की श्रेणी में कुछ कठिन प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ सकता था। वहां लगभग 50 प्रतियोगी थे जिन्होंने पहले ही ओरिजिनल लॉन्च की दहलीज को छू लिया था, लेकिन एक ऑन एक एरिना में हार गए थे। आप सोच सकते हैं कि रोंग जून और लो फेंग जैसे मजबूत प्रतिभाशाली जिन्होंने दहलीज तक पहुंच लिया है, उन्हें एक ऑन एक एरिना में एक दूसरे के खिलाफ क्यों मैच किया गया? अगर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने प्रतियोगियों को उनकी ताकत के आधार पर समूहबद्ध किया होता, जैसे कि मेली बैटल्स में, तो वे एक दूसरे से नहीं मिलते। वास्तव में पूरे कियान वू यूनिवर्स कंट्री में केवल 500 प्रतियोगियों ने ओरिजिनल लॉन्च की दहलीज तक पहुंच बनाई है, जबकि एक ऑन एक एरिना चरण में यूनिवर्स कंट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए 625 क्वालिफाइंग स्लॉट्स हैं। संख्या के आधार पर जिन्होंने दहलीज तक पहुंच बनाई है, उन्हें सीधे उन्नति करनी चाहिए।
दरअसल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इसे प्रतियोगियों को चुनौती देने के लिए इस तरह से सेट किया। उदाहरण के लिए लो फेंग अगर उसने सीधे उन्नति की होती तो शायद उसने अपनी कमजोरियों का एहसास नहीं किया होता, जिससे अन्य यूनिवर्स कंट्रीज के शीर्ष प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते समय उसे नुकसान होता। जबकि लो फेंग वर्तमान में कियान वू यूनिवर्स कंट्री में शीर्ष 10 में रैंक करता है। अन्य यूनिवर्स कंट्रीज की तुलना में वह शीर्ष 10,000 में भी मुश्किल से आ सकता था और शीर्ष 1,000 में प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं होती। मेरी बैटल्स में, जहां हार का मतलब तुरंत उन्मूलन है, एक ऑन एक एरिना में हारने वालों के पास अभी भी हारने वालों की श्रेणी में चमकने का मौका होता है। आखिरकार हारने वालों की श्रेणी में 275 उन्नति स्लॉट्स हैं, जबकि इस चरण में केवल लगभग 50 प्रतियोगियों ने ओरिजिनल लॉन्च की दहलीज तक पहुंच बनाई है। इसलिए इन 50 प्रतियोगियों का उन्नति निश्चित है। हालांकि मुझे लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इस सेटअप को मुनाफा कमाने के लिए भी किया हो सकता है, क्योंकि कड़े मुकाबले बड़े दर्शकों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए मेली बैटल्स में रोंग जून और लुओ फेंग की तीव्र लड़ाइयों ने काफी ध्यान आकर्षित किया। लॉट की ओर वापस आते हैं। बाबाटा के सख्त प्रशिक्षण के तहत लुओ फेंग ने तेजी से प्रगति की। हारने वालों की श्रेणी में उसने शायद ही कभी किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना किया जिसने उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर किया हो। 9,374 प्रतियोगी अधिकतर उसके प्रशिक्षण के परिणामों का परीक्षण करने के लिए साथी के रूप में काम कर रहे थे। लुओ फेंग की आश्चर्यजनक सुधार की गति ने कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया और यहां तक कि कुछ अमर भी चौंक गए, जिन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। आखिरकार हारने वालों की श्रेणी में केवल 3 वर्षों के भीतर लुओ फेंग की ताकत कियान वू यूनिवर्स कंट्री में दूसरे स्थान पर मान्य हो गई। हालांकि लुओ फेंग के प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद कई अमर अभी भी मानते हैं कि उसकी कुल ताकत अन्य यूनिवर्स कंट्रीज के शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धाओं से कम है, जिससे उसके लिए पूरे यूनिवर्स में शीर्ष 1,000 में प्रवेश करना असंभव है। वास्तव में केवल प्रत्येक यूनिवर्स कंट्री के शीर्ष रैंक वाले प्रतियोगी के पास वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में एक मुख्य सदस्यता स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका होता है। चूंकि ऐसे केवल 1,000 स्लॉट्स हैं, अगर प्रत्येक यूनिवर्स कंट्री को एक दिया जाए तो भी 8 यूनिवर्स कंट्रीज छूट जाएंगी। इसके अलावा अगर कुछ यूनिवर्स कंट्रीज में कई शक्तिशाली सुपर प्रतिभाएं हैं तो यह दूसरों के अवसरों को और भी कम कर देता है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि लुओ फेंग का अंततः हारना निश्चित है। बेशक कुछ अमर भी हैं जो लुओ फेंग से उच्च उम्मीदें रखते हैं। उसकी आश्चर्यजनक प्रगति दर को देखते हुए ध्यान देने वाली बात यह है कि हारने वालों की श्रेणी समाप्त होने के बाद 1,008 यूनिवर्स कंट्रीज के बीच प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अभी भी समय बचा है, जिससे लुओ फेंग को अपनी ताकत और बढ़ाने का मौका मिलता है। हालांकि अधिकतर अमर इस दृष्टिकोण को नहीं मानते, क्योंकि वे नहीं जानते कि लुओ फेंग के पास एक क्लोन है। हारने वालों की श्रेणी समाप्त होने के थोड़ी देर बाद गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट ने अपने मोशा क्लान क्लोन को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया। मोशा क्लान क्लोन के बिना लुओ फेंग शायद पूरे यूनिवर्स में शीर्ष 1,000 में मुश्किल से प्रवेश कर पाता, क्योंकि उसकी ताकत अन्य यूनिवर्स कंट्रीज के शीर्ष प्रतिभाओं के मुकाबले नहीं होती। क्या आप सोच रहे हैं कि मोशा क्लान क्लोन लुओ फेंग की यूनिवर्सल रैंकिंग में इतनी मदद कैसे करता है? क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक प्रतियोगी के शारीरिक गुण और आत्मिक शक्ति वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे लुओ फेंग को मोशा क्लान क्लोन का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करना असंभव होता है? क्या आपको इस वीडियो की शुरुआत में याद है जब मैंने उल्लेख किया था कि उच्च समझ वाले योद्धा लंबे समय तक गुप्त तकनीकों का प्रशिक्षण लेकर ओरिजिनल लॉन्च को समझने का प्रयास कर सकते हैं? दुर्भाग्य से स्पेस लॉ एक उच्चतर कानून है, जिससे इसे समझना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। बाबाटा के कड़े प्रशिक्षण के बावजूद लुओ फेंग कभी भी स्पेस लॉ की दहलीज तक नहीं पहुंच सका। सौभाग्य से लुओ फेंग के पास मोशा क्लान का क्लोन है, क्योंकि मोशा क्लान के हर सदस्य में स्वाभाविक रूप से स्पेस के ओरिजिनल लॉ की महारत होती है। इसका मतलब है कि अन्य प्रजातियों की तुलना में वे स्पेस से संबंधित तकनीकों को अधिक आसानी से कर सकते हैं। एकमात्र कमी यह है कि मोशा क्लान अपने त्वचा के माध्यम से स्पेस फ्लक्चुएशंस को महसूस करता है, जबकि गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट अपने डोमेन और तकनीक के प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसा करता है। इसलिए यह अनुभव लुओ फेंग के मानव रूप में सीधे स्थानांतरित नहीं हो सकता। हालांकि मोशा क्लान की एक अनूठी प्राकृतिक तकनीक है, जिसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। लुओ फेंग इस तकनीक का उपयोग करके गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को दोहराता है, जिससे वह एब्सोल्यूट स्पेस में बेहतर प्रशिक्षण कर सके। मोशा क्लान की स्पेस फ्लक्चुएशंस के प्रति गहरी समझ के कारण लुओ फेंग का एब्सोल्यूट स्पेस में प्रशिक्षण अधिक सहज हो जाता है। इस बीच लुओ फेंग का मानव रूप मायरिएड लाइन फ्लो का अभ्यास जारी रखता है। इसे एब्सोल्यूट स्पेस से मिली अंतर्दृष्टि के साथ क्रॉस रेफरेंस करता है। दीर्घकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से लुओ फेंग की स्पेस लॉ की समझ थोड़ी गहरी हो जाती है, जिससे उसकी मूवमेंट्स और भी चपल हो जाती हैं। उसकी कुल ताकत में एक गुणात्मक उछाल आता है, जो उसे रोंग जून की ताकत के करीब लाता है। 1,008 यूनिवर्स कंट्रीज के शीर्ष प्रतिभाओं में अब वह शीर्ष 50 में है।
यह देखना रोमांचक होगा कि लो फेंग आगे क्या अद्भुत प्रदर्शन करता है। आपका क्या विचार है? यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।